वीर नहीं हो सकता, वीर नहीं हो सकता। मैं आपत्ति करता हूँ, मैं आपत्ति करता हूँ, वीर नहीं हो सकता, मैं आपत्ति करता हूँ। नहीं, कपूर कमीशन बिल्कुल नहीं, गलत 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 गलत, ये तो अलग विषय है, इसको जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, आपने कहा डिस्टर्ब मत करिए, समित पात्रा जी आप डिस्टर्ब नहीं करिए, गांधी के आप डिस्टर्ब नहीं करिए, पहले इस पे समित पात्रा जी आप बोल नहीं पाएंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करिए। उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति है, ये कौन सी नीति है? ऐसा आदमी देशभक्त हो सकता है? मैं उत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, कोई डिफेमेशन करके दिखा, डिफेमेशन मेरे खिलाफ धमका रहे हैं क्या? करके दिखा, डिफेमेशन क्यों नहीं करेंगे? दोस्तों, गांधी गोडसे एक युद्ध नाम का प्रोपेगेंडा फिल्म रिलीज हो चुका है, लेकिन इसे भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने बैन नहीं किया। लेकिन पिछले सप्ताह बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बिना देखे बिना सोचे समझे बैन कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है, यह डर का लेवल कितना ऊपर जा चुका है। खैर, इस बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं कि सावरकर या गोडसे का नाम सुनते ही आपके ज़हन में सबसे पहला सवाल क्या आता है या सबसे पहला शब्द क्या आता है? बिल्कुल आपने सही समझा, बिल्कुल आपने सही सोचा। जो आप सोच रहे हैं वही सही जवाब है। क्या आप जानते हैं कि गोडसे को बलि का बकरा किसने बनाया था? क्या आप जानते हैं कि गोडसे के कंधे पर बंदूक रख करके गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल इसका भी जवाब वही है जो आप सोच रहे हैं। शुरू में जो आपने वीडियो क्लिप देखा वो तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है यह समझने के लिए कि दरअसल सावरकर का योगदान, यूं कहें कि सावरकर ने देश विरोध में क्या क्या कारनामों को अंजाम दिया। वैसे हम यहां पर कुछ पॉइंट्स तो रखेंगे, जरूर हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। खास करके भाजपाइयों और संघियों को तो बिल्कुल हजम नहीं होगा, वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि सावरकर ने देश विरोधी कार्य किए, अंग्रेजों का समर्थन किया, साथ दिया, सपोर्ट किया। इस बात को हजम कभी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने शुरू के वीडियो क्लिप में संबित पात्रा को देखा कि जैसे ही सावरकर के बारे में आशुतोष जी सावरकर की पोल खोलने लग जाते हैं तो पात्रा बुरी तरह से बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। मतलब ये कि कभी भी ये अपनी कानों से सावरकर की बुराई, गोडसे की बुराई नहीं सुन सकते। दरअसल यही लोग सावरकरवादी हैं, यही लोग गोडसेवादी हैं और इन्हीं लोगों की वजह से जो एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा है जिसमें गोडसे को सही ठहराने की हर संभव कोशिश की गई है, लेकिन इतिहास गवाह है कि गोडसे ने क्या कर्म किया है जिसके बारे में आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी भी बताया जाएगा। चाहे इस तरह की जितना भी प्रोपेगेंडा फिल्म बना ली जाए, चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा चला ली जाए। और ये जो गोडसे है उसका गुरु सावरकर रहा है, यानी कि सावरकर का चेला गोडसे, और गोडसे ने गांधी की हत्या की और गांधी की हत्या की कंस्पायरेसी में सावरकर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति जो गांधी की हत्या की कंस्पायरेसी में गिरफ्तार हो चुका हो, दरअसल उसे वीर कैसे कहा जा सकता, वीर कैसे माना जा सकता? गांधी जी की हत्या में जिस आदमी का नाम हो, जिसको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल वीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक वीर कभी भी अपनी धरती मां से गद्दारी नहीं कर सकता, एक वीर कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, एक वीर कभी भी अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर सकता, एक वीर कभी भी अंग्रेजों से पेंशन नहीं ले सकता। मैं प्रस्ताव पढ़ देता हूं, जो महासभा ने सावरकर की वजह से लगा है। सरकारी प्रतिबंध के तहत जैसे ही कांग्रेस एक खुले संगठन के तौर पर एक राजनीतिक मैदान से हटा दी गई है, तो अब राष्ट्रीय कार्रवाइयों के संचालन के लिए केवल हिंदू महासभा ही मैदान में रह गई। हिंदू महासभा के मतानुसार व्यवहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेज सरकार के साथ उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति है। ये कौन सी नीति है? ऐसा आदमी देशभक्त हो सकता है? मैं उत्तर दे रहा हूं। जी हां, यहां पर जो आशुतोष जी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं ये दरअसल हिंदू महासभा के अधिवेशन जो कि कानपुर में 1942 में हुआ था, उस अधिवेशन में सावरकर ने यह प्रस्तावना रखा था अंग्रेजों के समर्थन करते हुए। यह कहा था कि सरकारी प्रतिबंध के तहत जैसे ही कांग्रेस एक खुले संगठन के तौर पर राजनीतिक मैदान से हटा दी गई है, तो अब राष्ट्रीय कार्यवाहियों के संचालन के लिए केवल हिंदू महासभा ही मैदान में रह गई है। हिंदू महासभा के मत अनुसार व्यवहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेज सरकार, जी हां, अंग्रेज सरकार के साथ उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति है। इसके अंतर्गत बिना किसी शर्त के अंग्रेज के साथ सहयोग, जिसमें हथियार बंद प्रतिरोध भी शामिल है। जी हां, अंग्रेजों के साथ
उत्साहपूर्वक सहयोग की बात सावरकर तब करते हैं। दरअसल ये वो सच है जो हमेशा सावरकर को विलेन ही बताएगा, कभी भी देशभक्त नहीं बता सकता, कभी भी वीर नहीं बता सकता। और एक वीर का कोई ऐसा लक्षण तो कभी हो ही नहीं सकता कि देश की गद्दारी करे और अंग्रेजों का समर्थन करे और अंग्रेजों के समर्थन में इस तरह की प्रस्तावना पढ़े। चाहे हालात कैसे भी हो, स्थिति चाहे जैसे भी हो, मौत पर क्यों ना बन आए, लेकिन इस तरह का कारनामा तो कोई एक वीर पुत्र तो कर नहीं सकता, एक वीर तो कर नहीं सकता, देशभक्त तो कर नहीं सकता, राष्ट्रभक्त तो कर नहीं सकता, लेकिन सावरकर ने 1942 में किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े वीर हैं सावरकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े देशभक्त हैं सावरकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं सावरकर। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इनका गुणगान गाती है, भारतीय जनता पार्टी का दरअसल स्टैंड क्या है, कैसा है, और इनके छत्र छाया में देश में कैसा माहौल होगा, ये हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, समझा है, और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भाजपाइयों और संघियों को सावरकर के खिलाफ कोई भी बात या सावरकर को कोट किया जाए तो उन्हें हजम नहीं होता। और ऐसा ही कुछ आशुतोष के द्वारा पढ़ी गई प्रस्तावना को सुन करके संबित पात्रा फिर से बौखला उठता है और गलत बताने में जुट जाता है। अरे कैसे ये तो प्रस्ताव पढ़ रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बता, सुनिए ना। नहीं, आप साबित कीजिए गलत है। ऐसे नहीं कह रहे, नहीं। मैंने आपको डेट दिया, मैंने प्रस्ताव का नाम दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात वही कि जो सच है वो सच है। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो दर्ज है, कभी मिटाया नहीं जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय में भी यही बात लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि जो इनके कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं वो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाएगा। चाहे इस पर जितना भी मिट्टी डाल लिया जाए, चाहे इसे जितना भी छुपाने की कोशिश कर लिया जाए। इतना ही नहीं, सावरकर की अगुवाई में हिंदू महासभा ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर साझा सरकार भी चलाया था। जी हां, साझा सरकार भी चलाया था। वही जिन्ना जिसने पाकिस्तान की मांग की। इस पर भी सफाई देते हुए सावरकर 1942 में कहते हैं कि व्यवहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि बुद्धि सम्मत समझौता के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। यहां सिंध हिंदू महासभा के नियंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलीजुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण भी सबको पता है, वगैरह वगैरह। जी हां, ये कौन कहते हैं? सावरकर कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के बाद अपनी सफाई में। इतना ही नहीं, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन जो एक बड़ा मुहिम चला था अंग्रेजों के खिलाफ, भारत को आजाद करने के लिए, उस आंदोलन के खिलाफ भी सावरकर और हिंदू महासभा थी और अंग्रेजों का सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी। यानी कि भारत को आजाद करने के लिए लोग एकजुट होकर के भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम चला रहे थे और उस मुहिम के खिलाफ सावरकर और सावरकर की हिंदू महासभा थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सावरकर कितने बड़े वीर, कितने बड़े देशभक्त, कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों से 60 रुपए महीने का पेंशन लेने वाला पहला व्यक्ति विनोद दामोदर सावरकर है। जी हां, 60 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी और 60 रुपए हर महीने पेंशन सावरकर को मिला करता था अंग्रेजी सरकार की तरफ से। दरअसल ये कौन सा मुआवजा मिलता था, कौन सा पेंशन मिलता था, किस कारनामे की वजह से मिलता था, यह भी हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इस बारे में तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 60 रुपए प्रति महीना अंग्रेजी सरकार की तरफ से सावरकर को मिला करता था पेंशन। तो बताइए कि पेंशन लेने वाला भी इकलौता व्यक्ति वीडी सावरकर, जिसे अंग्रेजी सरकार की तरफ से मिला करता था। वहीं दूसरी तरफ देश का हर एक व्यक्ति देश को आजाद कराने के लिए तन मन और धन से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। जी हां, तो एक तरफ तो पूरा देश अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ सावरकर अंग्रेजों से 60 रुपए महीने का। इतना ही नहीं, बल्कि माफीनामा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है कि सावरकर ने किस तरह से सेलुलर जेल से 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो ये है सावरकर, जिसे आज की डेट में वीर बताया जाता है, सबसे बड़ा देशभक्त बताया जाता है, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताया जाता है। तो अब आप तय कीजिए कि सावरकर कितने बड़े वीर, सावरकर कितने बड़े देशभक्त, सावरकर कितने बड़े राष्ट्रवादी और सावरकर का देश की आजादी में कितना
बड़ा योगदान। ये सारा कुछ मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि सारी चीजें जो मैंने यहां पर रखा है आप चाहें तो अपने एंड से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे इन सारी बातों पर भाजपाई और संघी कभी भी यकीन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा इनको नकार करके इन्हें देशभक्त साबित करने, राष्ट्रवादी साबित करने का हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी सावरकर का चेला गोडसे, जिसने गांधी की हत्या की थी, और उसी पर आज के डेट में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम मैंने शुरू में बताया कि गांधी गोडसे एक युद्ध। दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। आप चाहे तो देख सकते हैं इस हिसाब से कि किस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे देश में चलाया जा रहा है। वैसे इस तरह के फिल्म की कोई जगह हमारे देश में तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी वजह से यह सारा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।